नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो कक्षा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो यानी कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसका ये नाभिक है। हम नाभिक की बात नहीं करेंगे भी क्योंकि हमारे को इलेक्ट्रॉनों को भरना है जो कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बाहर रहते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा कीजिए, इस नाभिक के सबसे पहले बाहर एक कक्षा बना दीजिए, ठीक है। ये पहली कक्षा हो गई, ठीक है। अगर परमाणु छोटा है तो एक ही कक्षा रहेगी, ठीक है ना। और यदि परमाणु बड़ा है तो इसके बाहर और भी कक्षाएं हो सकती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरते हैं। तो अब देखो इनको हम क्या बोल रहे हैं, कक्षाएं बोल रहे हैं। जैसे ये तो हो गया नाभिक, है ना, नाभिक को आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये नाभिक हो गया, क्योंकि नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उस पर धनावेश होता है नाभिक पे। किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो देखिए जो पहली कक्षा होती है ना, पहली कक्षा बोल रहे हैं इसको, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, के, ठीक है। ये दूसरी कक्षा है, इसको हम बोल सकते हैं ऐसे 2, और ये हो जाएगा L। ये तीसरी कक्षा है ना, और इसको बोल सकते हैं KLM, ओके। तो ये इसके कक्षाओं के नियम हो गए। अच्छा, इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको, कोष कह सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में सेल, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं हम कक्षा, ऑर्बिट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब इनको जूम करके देखा गया, जब इसको और मैग्नीफाई, आवर्धित करके देखा गया, तो इस ये जो एक लाइन दिख रही है आपको ना, एक लाइन जो दिख रही है जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, कक्षा बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, इसको जब और जूम करके देखा तो इस एक कक्षा में भी और छोटी छोटी लाइंस दिखी जिनको हम उपकोष कहते हैं। यानी कि इस कोष में भी क्या दिखा, यहाँ पे छोटी छोटी लाइन दिखी। जब इसको यहाँ से जूम किया, यानी कि ये पहली वाली लाइन है ना, ये पहले वाला घेरा है, इसको जब हमने जूम करके देखा तो ये ऐसे दिखा, जूम करने पे यहाँ पर और लाइनिंग दिखी ऐसे। यानी एक एक कक्षा इसके अंदर भी बहुत सारी लाइनिंग दिखी, जिनको हम बोलते हैं उपकोष। यानी कि इन कोष के अंदर भी क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, उपकोष। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि सबसे पहले तो कोष होगा, जिसको हम कोष या कक्षा कह रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्बिट या सेल कह रहे हैं। कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, उपकोष। यानी कि सब सेल होगी या फिर सब ऑर्बिट होगा, ठीक। और उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो इनके तो नाम मैंने बता दिए भी कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यानी कि या तो बोल सकते हैं हम 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना, या फिर बोल सकते हैं इनको क्या, इनको बोल सकते हैं के, ये एक है L M N O, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि कोष के अंदर क्या होंगे, उपकोष होंगे। अब उपकोष कौन कौन से होते हैं, तो देखिए उपकोष मेनली होते हैं S P D और F, ठीक है। यानी कि ये 4 उपकोष होते हैं। ये भी आगे वैसे ही चलते जाते हैं, लेकिन मेनली जो 118 तत्व हैं उनको हम जब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो ये 4 ही काम में आते हैं, ठीक है ना। तो देखो S P D और F, ये 4 क्या हो गए, उपकोष हो गए, ठीक है ना। यानी कि इनको सबसेल हम कह सकते हैं। अब जब इस उपकोष को भी और मतलब मैग्नीफाई करके देखा तो इनके अंदर भी और ऐसे स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए, ऐसे को मतलब ब्रैकेट प्राप्त हुए, कोष्ठक प्राप्त हुए, जिनको हम बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं, कक्षक, यानी कि ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें भरे जाते हैं कक्षक में। यानी कि कोष होंगे, कोष में उपकोष होंगे, उपकोष में क्या होंगे, कक्षक होंगे, ऑर्बिटल होंगे। और देखिए ऑर्बिटल कैसे होते हैं, तो ऑर्बिटल ऐसा होता है, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में यानी कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। अब कितने हो सकते हैं, 2 ही क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, वो सब हम भरने का अब क्रम समझेंगे। तो अभी तक हमने समझा था कि मतलब ये जो कोष होते हैं, उपकोष होते हैं, कक्षक होते हैं, वो कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही ना SPDF की आकृतियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो भी होता है, इनकी फिक्स नंबर होती है ना। तो वो एक अगली क्लास में बताऊंगा। अभी हमारा जो समझने का तरीका है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे, सीक्वेंस से भरेंगे। तो वो सीक्वेंस क्या रहेगी, कौन सा क्रम रहेगा। तो देखिए इसमें ऐसा क्रम रहता है कि जैसे पहली कक्षा है ना, तो ये पहले भरी जाएगी क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। यानी कि जो पहली कक्षा है इसकी ऊर्जा सबसे कम है, मतलब इनसे कम है ना। फिर दूसरी की ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी, तीसरी कक्षा की ऊर्जा और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। कैसे, यानी कि जैसे सबसे पहले कम ऊर्जा वाला कोष भरेगा या कक्षा भरेगी, फिर उसके बाद में भरेगा
ज़्यादा यानी कि अधिक ऊर्जा वाला कोष भरा जाएगा। पहले कौन सा भरा जाएगा? कम ऊर्जा वाला। बाद में कौन सा भरा जाएगा? अधिक ऊर्जा वाला। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, पहले निम्न ऊर्जा का कोष भरा जाएगा, फिर बाद में अधिक ऊर्जा का कोष भरा जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी ऊर्जा कैसे निर्धारित करते हैं? तो देखो इसको बोलते हैं, ये जो 1 2 3 4 कक्षा होती है ना, इसको बोलते हैं हम एन। ठीक है ना, यानी एन बोल देते हैं, क्योंकि देखो एन का मतलब होता है, वैसे देखो इनको मतलब ये जो कोष उपकोष कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जमे रहते हैं, इसको क्या है, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? क्वांटम संख्याएं। इन 4 क्वांटम संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, है ना, उसकी स्थिति को, वो कहाँ पर है, किस प्रकार से वो घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ जानकारी बताने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं होती है। ठीक है ना, तो उन 4 क्वांटम संख्याओं में से एक ये भी है एन, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई 1 2 3 4 5। ठीक है ना, जो कि अपने कोष के नंबर है। सेकंड जो होता है, ऐसे ही क्वांटम संख्याओं की, इनकी भी एक क्लास लाऊंगा मैं, डिटेल से आपको बताऊंगा उन चारों क्वांटम संख्याओं को। ठीक है ना, तो अब देखिए ये जो एसपीडीएफ है, इनके लिए भी एक होता है एल एक क्वांटम संख्या है। ठीक है ना, और एल क्या है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या है। ठीक है ना, यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या है। ठीक है ना, इन चारों क्वांटम संख्याओं के अलग अलग नेम हैं। तो एल भी क्या एक क्वांटम संख्या है, और इस एल का मान कितना होता है? तो देखो एल का मान, जैसे एन का मान तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। एल का मान क्या होगा? n-1 होता है, यानी कि एल क्या होता है? n-1 होता है, यानी 1 कम होता है। एन से क्या होगा? 1 कम होगा, ये हो जाएगा एल का मान। एन से क्या रहेगा? 1 कम रहेगा हमेशा। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा। देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है एन, तो एल क्योंकि 1 कम होता है, यानी कि 1 से कम 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 कम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, और एफ के लिए 3 होता है। ऐसे चलता है ये ना, 0 1 2 3 चलेगा। तो इनके मान फिक्स हो गई है, आप याद कर लेना। ठीक है ना, कि एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, और एफ के लिए एल का मान 3। ये फिक्स हो गया क्योंकि एन से 1 कम रहेगा। ओके, हमेशा ध्यान में रखना। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से, और ऑर्बिट के अंदर तो बता दिया, ऑर्बिटल के अंदर तो क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इनमें से किसकी ऊर्जा कम होगी, तो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से जो पहले छोटा है उसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है ना, और बाद में जो बाहर है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब इनमें से किसकी ऊर्जा कम होगी, तो देखो मैंने सीक्वेंस से ही लिखा है ना। पहले एस की ऊर्जा कम होती है, उसके बाद पी, डी और एफ की फिर ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती हैं। लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? इन दोनों पे, एन और एल दोनों के ही मान को हमारे को देखना होगा, और फिर पता करना होगा कि दोनों में से मतलब किसका मान कम है। क्योंकि ये जो एसपीडीएफ होते हैं ना, ये सभी के अंदर होते हैं, यानी कि पहली सेल में भी होंगे, दूसरी सेल में होंगे, तीसरी सेल में होंगे, चौथी सेल में भी होंगे, यानी कि सभी कोष के अंदर क्या होते हैं? ये उपकोष होते हैं। लेकिन इनकी संख्या अलग अलग होती है कि भाई जैसे पहली जो कक्षा है, ये जो पहली जो कक्षा है, इसके अंदर ओनली एक ही उपकोष होता है, केवल एस वाला ही। तो पहली उपकोष में हम इनको भरने का क्रम सीख रहे हैं, तो आप पहले ये देख लीजिए। देखो पहली कक्षा क्योंकि छोटी है ना, छोटी है तो इसके अंदर एक ही उपकोष होगा। ठीक है, यानी कि इसकी त्रिज्या कम है, रेडियस कम है, तो इसमें केवल एक ही होता है। दूसरी वाली में 2 होते हैं, यानी एस और पी दोनों होते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है ना, तो इसमें 2 उपकोष होंगे, एस और पी। तीसरी वाली में 3 हो जाएंगे, एस, पी और डी, 3 उपकोष होते हैं। और चौथी वाली अगर कक्षा है तो उसके अंदर 4 उपकोष प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये उपकोष बढ़ते जाते हैं। तो इनमें भरने का जो क्रम होता है उपकोष को, या उपकोष के अंदर जो कक्षक होते हैं इनको भरने का जो क्रम होता है, वो मेनली 4 नियमों से कंट्रोल होता है, यानी कि 4 नियमों से उसको नियमित करके हम भरते हैं। जिनमें से मैं पहला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑफ बाउ नियम। ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ का नियम क्या है? देखिए, देखो ऑफ बाउ का रूल क्या है। ठीक है ना, तो देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि ये जो ये हम बोल रहे हैं ना कि ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तो ये इन्होंने ही बताया था। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ, है ना। तो देखो ऑफ बाउ का जो नियम है उसको हम कैसे समझेंगे, है ना। तो इधर समझ लेते हैं। यानी कि अभी देखो आपको बताया था कि जो पहला कोष है ना, उसके अंदर एक ही उपकोष होगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ये पहला कोष और इसमें एक उपकोष हो गया एस।
अब आपको बताया था भाई जो दूसरा उपकोष है उसमें दो, मतलब दूसरा जो कोष है उसमें दो उपकोष होंगे, तो यहाँ पे बना देते हैं ये 2 नंबर का है, यानी कि दूसरी लाइन में, ठीक है ना। पहली लाइन में हमने एक ही लिखा क्योंकि एक होता है, दूसरी लाइन में हम लिखेंगे 2s और 2p, यानी कि दूसरे नंबर 2s और 2p है ना, क्योंकि SPDF होते हैं इसलिए। तीसरे में 3 होंगे तो ये हो जाएगा 3s, फिर यहाँ पे 3p और 3d, ओके, ये इस प्रकार से 3d हो गया। चौथे में क्या होता है, चौथे में 4 होंगे, यानी कि 4s, p, 4d और 4f, ठीक है। 5वें नंबर के हम देखिए ये उपकोष चल रहे हैं जैसे उसके बाहर के मतलब कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है ना, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अब 5वीं कक्षा तो यहाँ पर आ जाएगा 5s, फिर यहाँ पे 6 मतलब 5p, 5d और 5f, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा फिर 6s, 6p, यहाँ पे हो जाएगा। ये हम सीख रहे हैं कि कैसे मतलब इनको भरा जाता है, क्रम क्या रहता है, ठीक है ना। तो 6d और यहाँ पे हो जाएगा 6f, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7s, 7p, 7d और 7f। लेकिन अब सुनो मेरी बात, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे पहले में 1 लिखा, दूसरे में 2 लिखे, तीसरे में 3 लिखे ना, ठीक वैसे ही देखो ये बाद के जो हम लिख रहे हैं ये काम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तब काम में आते हैं। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से वापस इनको 1, 2, 3 ऐसे कम करते चलते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे 4 लिख दिए ना, तो अब इधर 3 लिख दो, फिर इधर 2 ही लिख दो, ओके, और यहाँ पे फिर 1 ही लिख दो, काफ़ी है ये ना, बस इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी कि एक इस प्रकार का शेप बन गया। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है वो देखिए, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, ये लास्ट वाला आपको दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा ना, यस। तो देखिए ये जो है ये इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनों को कैसे हम भरेंगे, तो देखो जैसे बारिश होती है ना ऊपर से ऐसे, वैसे भरना है इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि जैसे बारिश की बूंद गिरती है तो ऐसे गिरेगी, ऐसे, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो फर्स्ट एस में भरा जाएगा। जब फर्स्ट एस में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये फुल भर जाएगा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, तो आपको लाइनिंग को इस प्रकार से वापस लेके जानी है, ठीक है, और यहाँ से ही वापस लानी है जैसे बारिश गिरती है वैसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट एस के बाद में 2s में आ जाएगा। अब 2s से वापस ऐसे जानी चाहिए ये लाइनिंग है ना, बिना किसी को टच किए, और यहाँ पे आनी चाहिए, और यहाँ से फिर 2p में से होते हुए 3s में आ जाएगी ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से वापस मोड़ो इसको, ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगी यहाँ से ऐसे 3p, फिर 4s और 4s से निकल जाएगी, ठीक है ना, फिर 4s से वापस जाएगी इसे, और यहाँ पे 3d, इसकी सीध में कौन आएगा 4p, 4p की सीध में आएगा 5s, और 5s से इधर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे वापस 4s भरने के बाद में वापस कहाँ पे जाएगा 4d में, 4d में जाने के बाद में यहाँ से आ जाएगा देखो 4d, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से वापस इधर, ठीक है, यहाँ से फिर वापस ऐसे चलो, ठीक है, यहाँ से चलने के बाद में वापस 4f में आएगा, 4f से 5d में, 5d से इसमें 6p में, 6p से 7s में, और 7s से इधर बाहर निकल जाएगा। इधर फिर बाहर निकलने का मतलब इधर कोई बाहर नहीं निकलेगा, मतलब यहाँ से वापस टर्न लेकर के इसके बाद में मतलब 7s के बाद में हम इसको भरेंगे 5f को, 5f के बाद में 6d को, 6d के बाद में 7p को, 7p के बाद में 8s को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भरने का क्रम है ना, और ये जो क्रम है इसको मैं इधर लिख देता हूँ, देखो जो भरने का क्रम है ना वो क्या रहेगा, तो ये क्रम रहेगा वो ये है इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, वो देखिए सबसे पहले भरा जाएगा फर्स्ट एस में, फर्स्ट एस के बाद में 2s, 2s के बाद में किसको भरेंगे, देखिए 2s के बाद में भरेंगे हम 2p को। तो यहाँ पे एरो बिना एरो लगाए लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट एस के बाद में 2s, 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में क्या आएगा देखो 3s, 3s के बाद में इलेक्ट्रॉन 3p में, 3p के बाद में यहाँ पे 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में देखो कहाँ जाएगा 3d में, एंड 3d के बाद में देखो कहाँ पे आ जाएगा 4p में, 4p के बाद में 5s में, 5s में। तो यहाँ से मैं नीचे लिख देता हूँ फिर इसको, है ना, चलो यहाँ पे रहने दो। तो इस प्रकार से क्या है इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है, ठीक है ना, ये हमने लिखा। अच्छा 5s के बाद में कौन सा भरा जाएगा, तो 5s के बाद में देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4d में, तो 5s के बाद में यहाँ से लिख देते हैं 4d के अंदर, है ना, कंटिन्यू लिख रहे हैं वहीं से, और यहाँ पे 4d के बाद में कौन सा जाएगा बताओ, 4d के बाद में 5p, 5p के बाद में 6s, ठीक ना, और ऐसे कंटिन्यू ये लिखते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा।
अब देखो इसमें देखने की बात क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई, पहले सबसे पहले पहला कोष भर गया, इसके बाद में सेकंड कोष के दो उपकोष आगे, देखो पहले कोष में एक ही उपकोष होता है तो ऐसे आया बस, है ना। सेकंड कोष में क्या हो गया, देखो दोनों आ गए, सेकंड कोष में जो है दोनों दो उपकोष होते हैं तो दोनों उपकोष आ गए एस और पी, ये वाले देखो एस और पी दो आ गए, पहले में एक ही होता है। अब देखो फिर क्या हुआ, जब ये कंप्लीट भर गया तो फिर तीसरे वाले में गया तो तीसरे में देखो 3 है, 3s 3p और 3d। लेकिन देखो यहाँ पर चक्कर क्या हुआ कि 3d से पहले 4s कक्षक भरा गया, ऐसा क्यों हुआ, तो इसको हम समझते हैं। इसके आगे का जो नियम है n+l नियम, कौन सा नियम, n+l नियम। तो जो सेकंड नियम है वो कहलाता है n+l नियम, या फिर जिसको हम इसी का ही एक भाग मान लेते हैं n+l नियम को, ठीक है ना, n+l नियम, यानी कि n+l रूल क्या है। तो ये जो n+l रूल है, ये n और l क्या है, n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या है ये, और ये है प्रमुख क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। ओके, n का मान हम डायरेक्टली मान लेते हैं, क्या n का मान हम मान लेते हैं सीधा n बराबर 1 2 3 4, है ना, ये क्या है डायरेक्ट कोष के नंबर है ना, ये कक्षा के नंबर हैं। और l का मान होता है वो आपको पता है SPDF जो चलता है, SPD और जो F है ना, इनमें l का मान क्या होता है मैंने बताया था, n से 1 कम रहता है, यानी कि 0 1 2 और 3 ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब इन दोनों के ही वैल्यू को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ करके जिसका मान कम आए वो पहले भरा जाएगा। अब देखना इसमें समझने की बात ये वाली है कि यहाँ पर 3p और मतलब 4s और 3d के अंदर देखना ये पहले क्यों भरा गया, यानी कि 3d से पहले 4s क्यों भरा गया, जबकि ये तीसरा ही का पार्ट था, तीसरे कोष का ही तो उपकोष है ये, अरे भाई तीसरे कोष का ही तो उपकोष है ये 3d भी, लेकिन इससे पहले ही 4s भरा गया, तो क्यों, इसका क्या रीज़न है ना, तो वो समझ रहे हैं n+l नियम से। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होगा कि जैसे हम इसके लिए n+l का मान निकालते हैं 4s के लिए, तो 4s के लिए जो n+l है वो कितना होगा, तो लिखो देखो n+l कितना होगा 4s के लिए, बताओ n का मान कितना है, ये 4 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर मैं बता देता हूँ यहीं पे नीचे n का मान हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि n का मान हम क्या लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं n की वैल्यू होगी क्या, कोष की संख्या, ओके, कोष नंबर या कोष की संख्या होगी, और l का मान ऐसे मान लीजिए ये उपकोष की संख्या होगी, ओके, उपकोष में l का मान होगा। तो अब देखिए l का मान कौन सा है, s, तो 4 तो इसके लिए आ गए, s का मान कितना होगा 0, तो यहाँ पे 0, बताओ 4 और 0 को ऐड करोगे कितना होगा 4 होगा। अब हम देखते हैं किसके लिए, 3d के लिए, तो 3d के लिए वैल्यू देखो n+l की, तो 3d के लिए देखेंगे ना, तो देखो 3, n का मान कितना हो गया 3, कौन सा हो गया तीसरा, और l का मान कितना है, d के लिए देखो, d के लिए कितना होता है 2, तो बताओ 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 5। अब बताओ यहाँ पे 5 ज़्यादा है 4 कम है, यानी कि जिसके लिए n+l का मान कम होगा पहले वो भरा जाएगा। तो पहले किसके लिए कम है, 4s के लिए कम है, किससे 3d से, इसलिए 3d की बजाय पहले कौन सा भरा जाएगा 4s भरा जाएगा। तो ये होता है n+l नियम, यानी कि n+l का मान जिस कोष के लिए, जिस उपकोष के लिए कम होगा पहले वो भरा जाएगा, और जिसके लिए ज़्यादा होगा n+l का मान वो बाद में भरा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3d से पहले 4s भरा गया, 4s के बाद में 3d भरा जाएगा, 3d से भरने के बाद में फिर 4p भरा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा होती है, इसलिए 4p के बाद में 5s भरा जाएगा, 5s के बाद में फिर 4d भरा जाएगा। देखो यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है, 5s के बाद में 4d भरा गया, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि 5s की ऊर्जा कम हो गई, यानी n+l का मान कम हो गया किससे, 4d से, इसलिए 4d से पहले 5s भरा गया, फिर 4d भरा गया, फिर 5p, ऐसे ही फ्री चलता रहता है। तो ये 2 नियम थे। जो तीसरा नियम है वो देखो, अब तीसरा नियम क्या है वो मैं उधर बना देता हूँ इसको रफ करके, है ना। तो देखो नेक्स्ट 4 नियम बताए थे मैंने कि 4 नियमों से ये भरते हैं क्रम, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 नियम तो हमने देख लिए, तीसरा जो नियम है वो तीसरा नियम है पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। देखो ये पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, पाउली जो कि साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने बताया था कि जो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, अभी हमने कहा था ना कि 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, कितनी क्वांटम संख्याएं होती हैं, 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, वेग, है ना, सब कुछ बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में मैक्सिमम जानकारी ये देती हैं, सभी जानकारी ये देती हैं 4 क्वांटम संख्याएं। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं का जो मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम संख्याओं का इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं उनका मान समान नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम 3 का समान होता है, चौथे का तो अलग होगा ही होगा, यानी कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक नहीं होगा, यही अपवर्जन नियम है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, यही पाउली का क्या है, अपवर्जन नियम है। यदि मान लो 3 का समान है ना तो चौथी क्वांटम संख्या का अलग होगा, तो ये मतलब ये नियम है, ठीक है ना। चलो और नेक्स्ट है कि जो अच्छा इसी ने ये बताया था कि जैसे मान लो जो चौथा है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, कक्षक के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ना, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, तो इसमें ये जो पहला बनाया ना ये हमने ऊपर बनाया, यानी कि ये चक्रण क्वांटम संख्या होती है जिसको हम एस बोलते हैं ना, स्पिन क्वांटम संख्या। तो जो एस का मान है ये एक के लिए जैसे ये ऊपर कर रखा है तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, तो दूसरे के लिए माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको नीचे कर रखा है, यानी कि एक क्लॉकवाइज एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। स्पिन का मतलब होता है घूमना, तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ओके। तो इस प्रकार से है ये। चौथा नियम क्या होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का, वो होता है हुंड का, यानी कि हुंड साइंटिस्ट था, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं और कक्षक भी बहुत ज़्यादा है तो आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरोगे। जैसे मान लेते हैं हम पी कक्षक के, देखो पी कक्षक के वैसे 3 उपकोष होते हैं, तो आप देख लीजिए आपके पास में, अब तो सीधा अभी ऐसे समझो, क्योंकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगा उसमें उपकोषों के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि आपके पास में 3 ऐसे कक्षक हैं और आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 हैं। तो आप इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। तो देखो आपने ऐसा भर दिया, मान लो एक यहाँ भर दिया, दूसरा यहाँ भर दिया और तीसरा यहाँ भर दिया, तो ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि देखो आप वैसे तो जानते हो भाई एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे हैं, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसलिए गलत हो गया, ये नियम ये कहता है कि जब तक आपके पास में ऐसे खाली कक्षक हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं आपके पास में, तो आप पहले उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम पहले भरो। तो आपका जो सही तरीका है वो सही तरीका कौन सा रहेगा कि अगर ये 3 कक्षक है तो आपको इन तीनों कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरना है वो ऐसे भरना है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कम से कम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरिए, उसके बाद में आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद में आपको जोड़ा बनाना स्टार्ट करना है इनका। अच्छा चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब आप 5 इलेक्ट्रॉनों को इनमें कैसे भरोगे। आपके पास कक्षक हैं ऐसे 3, ओके, तो आप इन 3 कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरोगे। तो देखिए मैं यहाँ पे को सही तरीका बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप गलत तरीका कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे एक एक भर दिए, अब उसके बाद में पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 3 तो भर दिए है ना। अब उसके बाद में आपको भरना है ऐसे, सेकंड की पेयरिंग यहाँ से करेंगे तो चौथा यहाँ पे आ गया और 5वां यहाँ पे आ गया। अच्छा इसमें एक का एरो ऊपर रखना है, दूसरे का एरो नीचे रखना है ना, जो कि हम ऊपर वाले नियम में सीख चुके हैं कि जो स्पिन क्वांटम संख्या होती है ना, उसमें एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें दोनों का जो स्पिन होगा, चक्रण होगा, वो अपोजिट होगा, ओके। तो इस प्रकार से आप भर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 2 4 1 5, तो ये तो सही तरीका हो गया है ना। आपको पहले इसमें गलत तरीका बताना था, जैसे मान लीजिए आप इसको यहाँ पे भर देते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले जैसे ये भर दिया ना ये भरेगा, उसमें नहीं जाएगा, ओके, सीक्वेंस से भरेगा। तो राइट तरीका हो जाएगा जैसे 1, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे, ओके, ये सही तरीका है। तो ये दोनों सही तरीके, आपको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ये दोनों ही गलत तरीके हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा इनके अंदर आप अगर ऐसा भी भर देते हो, दोनों को एक तरफ रख देते हो तो भी ये गलत हो जाएगा, है ना, यानी कि दोनों का स्पिन एक तरफ नहीं हो सकता है, दोनों का इलेक्ट्रॉनों का एरो एक तरफ नहीं हो सकता है, ओके। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के भरने के नियम समझे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप क्लास में बने रहे, इसके लिए थैंक यू। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।